In today's class, we will see the electric field calculation due to a ring and a disc. So we are going to see the case of sheet, finite sheet and infinite sheet. So in the form of a disc. So the next heading is electric field due to a ring having uniform charge density rho L coulomb per meter and is having radius a, small a. What will be the electric field? And its axis. So here I have drawn here a ring whose radius is small a. Whose radius is small a. It is lying in a xy plane at z is equal to 0. This ring having radius a, small a, lying in xy plane at z is equal to 0. ठीक है, xy plane it is lying. Then we are assuming that its origin, axis, center, ring center is origin of coordinate axis. ठीक है, so this is the origin O, this is the origin O, and this is the center of a ring, So it is placed in xy plane. So what is our main aim? Aim is to calculate electric field at a distance of h. At a distance of h towards axis of ring या towards z axis. ठीक है, जनरली हमको जो क्वेश्चन आता है that is calculate electric field axis पे है, रिंग एक्सिस में. तो ये रिंग हो गया, इसका एक्सिस है ये रिंग का, तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है इस तरीके से. तो आपका जो है जेड एक्सिस पे एट ए सर्टेन हाइट h व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो क्या करना है, यूजिंग कूलम्ब लॉ वी विल कैलकुलेट. तो कूलम्ब लॉ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ रिंग है, तो यहाँ पे एक हम छोटा सा dl लेंथ लेते हैं. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है dl, एक छोटा सा dl लेंथ लेंगे. यहाँ पे जो पोर्शन है dl लेंथ, और सपोज इसमें चार्ज कंटेंट है दैट इज dq. इसमें जो चार्ज कंटेंट है वो dq है. ठीक है, तो हम इस ये जो चार्ज कंटेंट है dq, इसके कारण यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम. इस सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट है जो कि h हाइट पर टुवर्ड्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट बोला तो 0 0 z ऐसा करके यू कैन से दिस. तो ये जो हम लिए हैं, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा जहां पे dq है, dq दिया है. तो dq कितना रहेगा, dq जो रहेगा वो रो l dl रहेगा. रो l दिया रहेगा, हमें रो दिया रहेगा ना. तो dq यू विल राइट रो l dl ऐसा रहेगा. तो dl क्या होगा, चूंकि अब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, अब इस तरह से ऐसे जा रहे हैं ना, यहां से यहां ऐसा x एक्सिस से इस तरह से y एक्सिस पूरा मूवमेंट कर. तो ये जो आर्क लेंथ होगा, ये जो dl है, इसको आप जो लिखोगे dl क्या लिखते हैं हम लोग, ये हमारा रो होता है, ये रो है ना, रो इज a दिया है. ये जो लेंथ होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्विंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. तो ये जो r1 वेक्टर जो रहेगा दैट इज रो a रो रहेगा. ठीक है, रो a रो. तो रो हमारा यहाँ पे a है, रेडियस है, तो a रो का r1 वेक्टर लिखेंगे. तो ये जो dl है दैट इज रो d5 होता है ना. सो dl इज इक्वल टू रो d5 यहाँ पे लिखोगे, बिकॉज़ दिस इज d5, ये का d5 है, ये मेरा 5 बना रहा है, और ये यहाँ से यहाँ पे d5 बना रहा है ऐसा. ये जो स्मॉल एंगल है ना, तो ये d5 रहेगा, तो ये रो d5 करके बनेगा. तो रो जो है हमारा यहाँ पे a है, तो dl जो बनेगा दैट इज d5 इस तरह से बनेगा. तो ये dl a d5 बन जाएगा. तो ये जो dl है इसमें चार्ज कंटेंट dq और उसके कारण फील्ड निकालेंगे. ठीक है, और ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है जिसका ओरिजिन से जो वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, इसको r2 वेक्टर बोल रहे हैं, तो इसको z लिख सकते हैं ऐसा. तो ये r1 वेक्टर है और r12 कैपिटल वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर ऐसा लिख सकते हो. तो ये आपका r12 वेक्टर है, वो ये आ जाएगा, दैट इज व्हाट z माइनस a होगा. ठीक है, तो r12 इसका मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यू विल राइट लाइक दिस, आप इसको इस तरह से लिखेंगे. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे दैट इज dE ड्यू टू dq जो प्लेस है कहां पर, 8.1 का प्लेस है. तो हम ये जो लिख रहे हैं फार्मूला यूजिंग कूलम्ब लॉ, dE वेक्टर दैट इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r12 cube, and that is r12 वेक्टर ऐसा लिखते हैं.
अब सारी वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, dq की वैल्यू भी लिख दीजिए। सो dE वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल dl, dq इज रो एल dl, dq is rho l dl, and what is this dq, rho l, and what is dl, dl is rho d phi, and it is nothing but a d phi. You will write like this, ठीक है। तो सब आप लिख लीजिए रो एल एंड दैट इज dl, एक बार आप लिख लीजिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 by epsilon naught r12 cube, and this is r12 वेक्टर। तो आप वैल्यूज लिख देते हैं, रो एल dl की वैल्यू a d phi डिवाइडेड बाय 4 by epsilon naught r12 की वैल्यू रख देते हैं। तो r12 है दैट इज z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट है, तो क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा। एंड हियर r12 वेक्टर दैट यू विल राइट एज z माइनस, इसको रो ए रो लिखते हैं तो a रो लिखते हैं, है ना, a इज द रेडियस ऐसा। तो ये आपने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो यार अब हमको क्या है, ये इतने पार्ट है, r के लेंथ में dq चार्ज है, उसके कारण फील्ड है वो ये है। हमको ड्यू टू होल वायर चाहिए, है ना, ड्यू टू होल रिंग, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू होल रिंग। तो ये रिंग आपको कहां से कहां करना पड़ेगा, ये रिंग है मेरा फाई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होता है, 0 से लेकर पूरा ऐसे में रोटेट करके इसको 2 पाई तक, तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा। तो पूरे रिंग के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखोगे आप इस तरह से, so that is DE vector where phi varies from 0 से लेके 2 pi, ऐसा करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। so that is equal to phi varies from 0 से 2 pi, 0 से 2 pi, that is rho l a d phi divided by 4 pi epsilon naught z square plus a square 3/2, and here this is z az minus a zero। तो याद रखिएगा यहाँ पे a रो जो कंपोनेंट है, a रो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट that tends towards 0, रो कंपोनेंट जैसे अगर अपन यहाँ लेते हैं तो एक इधर ऐसे मिलेगा, दूसरा इधर मिलेगा, है ना। तो इसका रो कंपोनेंट निकालोगे तो एक इधर और एक इधर, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट आएगा, एक इधर आएगा तो दूसरा इधर ऐसे करके किसी भी पॉइंट पर डायमेट्रिकली अपोजिट रो कंपोनेंट, तो वो कैंसिल हो जाता है। जो भी मिलेगा इधर इस तरह से जो आएगा, यहाँ पे अगर दो पॉइंट लेते हैं इस तरह से, तो वो आपका जेड कंपोनेंट ही देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जेड कंपोनेंट ही निकालते हैं, रो कंपोनेंट नहीं आता है। कभी भी रिंग रखे हैं मतलब टुवर्ड्स प्लेन फील्ड नहीं मिलता हमको। अगर ये मेरे पाम में मैंने रिंग को रखा है तो टुवर्ड्स पाम नहीं मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर में मिलेगा ऐसा। तो इसलिए उसको बोलते हैं जेड कंपोनेंट। तो रेडियल कंपोनेंट नहीं मिलता, इसको आप है उसको सीधे आप जीरो कर दीजिए ऐसा, इसको आप जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0 से 2 पाई, पाई का जो लिमिट है वो चेंज हो रहा है, रो एल ए d phi z a z divided by 4 pi epsilon naught z square plus a square 3/2। इसी को सॉल्व करना है और जो सॉल्व करेंगे जो बच जाएगा वही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी यहाँ पर फाई है, जो भी इंटीग्रेशन होगा वो फाई के रेस्पेक्ट में होगा। तो आप लिखेंगे ई वेक्टर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फाई का करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। सो यू विल हैव रो एल, फिर ये ए है, फिर ये जेड भी है, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, and it is towards z axis है az, और ये phi का हम सिंपली phi लिखेंगे और इसका 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। तो इसका आप लिमिट लगाएंगे, so you will have only simply 2 पाई, ऐसा ये 2 पाई करके आएगा। so you will have electric field that is equal to, electric field that is equal to, इसका 2 पाई है या 4 पाई है, कैंसिल तो नीचे 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट दिस पॉइंट जो है दैट इज इक्वल टू या आपके पास रो एल ए जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 एंड इट इज टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन। ये मेरा आंसर आ जाता है दिस इज ड्यू टू रिंग। ये रिंग केस में इतना होगा करके अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, सो इसको जनरली आप चाहे तो z इज इक्वल टू h पे लिखना चाहे तो इसको आप कर सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू रो एल ए h अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 एंड दिस इज टुवर्ड्स z डायरेक्शन h। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स एक्सिस एट ए हाइट ऑफ xy प्लेन से जो हाइट है टुवर्ड्स एक्सिस h पे इतना ही प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका निकालना फार्मूला। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग। अब इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल है वो भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको हम जो है न्यूमेरिकल है देखते हैं, उसका न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। So we are going to solve numerical based on ring है। तो क्वेश्चन है ring has a radius a is equal to 2 meter। ring has radius a is equal to 2 meter lies in a z is equal to 0 plane। lies in z is equal to 0 plane। ठीक है, xy प्लेन में कर रहा है एंड सेंटर्ड एट O, सेंटर्ड एट ओरिजिन पे सेंटर्ड किया हुआ है। ठीक है, एंड हैविंग यूनिफॉर्म रो एल, हैविंग चार्ज डेंसिटी रो एल, इट्स वैल्यू इज 10 नैनो कूलम पर मीटर। 10 नैनो कूलम पर मीटर मतलब रिंग है जिसका रेडियस 2 मीटर है, xy प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है, जिसमें रो एल चार्ज डेंसिटी जो है लाइन चार्ज डेंसिटी है 10 नैनो कूलम पर मीटर। तो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 005 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 005 मीटर। यहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 005 मीटर पे आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला इज दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट है आप लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये रिंग है ना, यहाँ पे z इज इक्वल टू h है, यहाँ पे चाहिए आपको। इसका a रेडियस है, a दैट इज 2 मीटर दिया है, ये हमारा 5 मीटर है, यहाँ पे चाहिए 5 मीटर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है देखिएगा यहाँ पे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू रो एल a रेडियस है, h हाइट है, 2 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 टुवर्ड्स z डायरेक्शन। तो इसी में पुट कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, इस पे आपको पुट करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो एल, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2 पाई से, और इधर से इसको भी 2 कर दिया। तो ये मेरा हो जाएगा 2 पाई, ये नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो दैट इज इक्वल टू 9 into 10 पावर 9, ये जो फॉर्मूला है। देन ये हो गया आपका 2 पाई लिखा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखा। रो एल की वैल्यू आप देख सकते हैं दैट इज 10 नैनो कूलम, सो 10 to the power -9 हो गया नैनो कूलम का। और फिर a रेडियस a कितना दिया है दैट इज 2 मीटर, ये 2 हो गया, और h दिया है 5 मीटर डिवाइडेड बाय, ये तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया है, h स्क्वायर इज दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
दैट इज 3/2 ऐसा, ठीक है। तो ये 25 और इधर ये आ गया आपका 4, तो 29 का 3/2। तो ये जो नीचे जो लिखे हैं अपन 29 का 3/2 ऐसा डिनोमिनेटर, इसको ओपन कर दीजिए और जो भी आएगा वो आंसर हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है उसी में हमने लगाया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यू विल हैव दैट इज 36.19 AZ वोल्ट पर मीटर, ऐसा कितना वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 36.19 वोल्ट पर मीटर एंड दैट विल बी टुवर्ड z एक्सिस। मतलब यहां पर 36.19 हमें जो कि AZ डायरेक्शन में रहेगा फील्ड की वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये रिंग का केस हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू whose standard formula is rho l ah upon 2 epsilon naught h square plus a square 3/2, where h जहां पे एक्सिस टुवर्ड्स एक्सिस में जो है h हाइट पे हमको जो पॉइंट जिस पे फील्ड चाहिए वो है और a क्या है रेडियस ऑफ रिंग है, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रिंग का केस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जनरली उसमें एक पॉइंट चार्ज प्लेस होता है, पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये अभी हमने आपने देख लिया यहाँ पे पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा रहता है पॉइंट चार्ज। तो इसका मालूम चल गया है कि कितना होता है आप निकाल चुके हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 q r12 वेक्टर है ऐसा, ये हम जान चुके हैं, ठीक है। फिर सेकंड हो गया लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के लिए होता है E वेक्टर इज इक्वल टू rho l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 स्क्वायर r12 वेक्टर, ये अपन निकाल चुके हैं। थर्ड है सरफेस चार्ज, ये भी निकालेंगे अपन। एग्जाम में जो रिजल्ट आता है उसमें लाइन पॉइंट चार्ज भी रखा होता है, लाइन चार्ज भी रखा होता है, सरफेस चार्ज। तो सरफेस चार्ज का केस है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सरफेस चार्ज। तो उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केसेस हैं, दोनों एग्जाम में, ठीक है। तो हेडिंग रहेगा हमारा, हेडिंग जो रहेगा दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क फॉर्म में ले रहे हैं, डिस्क having uniform rho s that is coulomb per meter square charge per unit area, है ना। डिस्क है ना कि रिंग है, हेलो नहीं है, वो पूरा कंप्लीट एक डिस्क है। सो rho s coulomb per meter square and disk uniform rho s having radius a, अगेन उसका जो रेडियस है वो a है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में क्या होगा, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। उसका जो डायग्राम है मैं यहां पे बना रहा हूं। सो वी विल सी हियर बोथ द केसेस। कौन सा, फाइनाइट डिस्क और एंड इनफाइनाइट डिस्क। इसी को हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट शीट, ठीक है। इनफाइनाइट शीट बोल सकते हो। इनफाइनाइट शीट का केस भी इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जैसे इनफाइनाइट प्लेन देखा वैसे ही इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। जैसे ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हो उसको हम वी कैन टेक इट एज इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर इसमें चार्ज प्लेस कर दिया तो वो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो अगेन इसके लिए क्या करना है, आपको एक डिस्क है वो अगेन अज्यूम करते हैं हम लोग। जब कभी भी डेरिवेशन करना हो तो आप you are free to assume। तो हम assume कर रहे हैं कि ये डिस्क है, ठीक है। अगेन वी आर टेकिंग इन xy प्लेन है z इज इक्वल टू 0 पे। अगेन जिसका ओरिजिन है एक्सिस है, सेंटर है, डिस्क का सेंटर है वो ओरिजिन है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। तो ये इस तरह से लिखा। अब इसका मैं क्या बोल रहा हूं, इसका रेडियस है वो भी a है ना। उस रेडियस इज a, इसका रेडियस a है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये पूरा एरिया, ये पूरा डिस्क है, पता है, इस पूरे डिस्क में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके कारण हम अगेन यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, कोई पॉइंट पी है जो कि सेकंड पॉइंट है, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एट अ सर्टेन हाइट जहां पे z h है वहां पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब कभी भी हमें सरफेस दिया हो, तो ये सरफेस दिया है, तो सरफेस दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रो डिस्टेंस पे, ये रो डिस्टेंस पर एक रो डिस्टेंस, एक हम लोग छोटा सा क्या लेते हैं, we take small surface, एक छोटा सा सरफेस लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पार्ट आएगा ऐसा इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं ये सरफेस लिया, इस पार्ट, ये जो सरफेस है इस तरह से हमने लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये ऐसे एक्स एक्सिस से ये जो है ये फाई बनाता है, तो ये एंगल ये दोनों के बीच जो रहता है दैट इज डी फाई रहता है, याद रखिए ऐसा। कहां पे लिया, रो डिस्टेंस पे ऐसा, ये पॉइंट, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज फर्स्ट पॉइंट वेयर यू आर टेकिंग दिस सरफेस, फर्स्ट पॉइंट। ये हमारा जो है यहाँ पे ये पूरा डीएस बोल रहा है इसको ऐसा एरिया। तो सपोज है इसमें जो चार्ज कंटेंट है दैट इज डीक्यू है, ठीक है, तो इसमें डीक्यू रहेगा। ये सेकंड पॉइंट लिया, तो अगेन हम यहां से कैलकुलेट करेंगे यहां से यहां तक ऐसा। तो ये सपोज है दिस इज r12 वेक्टर, ये अगेन हमारा z हाइट पे है, तो अगेन ये है r1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप इसको, लिखोगे तो z aj लिखोगे, एंड हियर अगेन r1 वेक्टर जो रहेगा दैट इज रो ए रो, ठीक है। तो अब हमें जैसे पूरा सरफेस ट्रेस करना हो, तो क्या होगा, रो जो है 0 से हमको a तक जाना पड़ेगा, तो ये पूरा इस तरह से यहां तक आएंगे, ये जो सरफेस है, और फाई को 0 से 2 पाई करेंगे, मतलब ये इसको पहले यहां से यहां ले जाएंगे, तो इस तरह से एक एरिया यहां मिलेगा, इसको ऐसे पूरा रोटेट करेंगे तो पूरा डिस्क मिलेगा ऐसा, ठीक है। तो ये अभी डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ डीएस, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा जो इधर जो डिस्टेंस बनेगा दिस वन इज डी रो, पढ़े हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, जब z कांस्टेंट हो तो ये डी रो होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है ये आपका क्या बनता है, रो डी फाई बनता है। तो ds जो बनेगा यहाँ पे एरिया दैट इज रो डी रो डी फाई ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जो रो है, रो का वेरिएशन होगा 0 से लेके a तक, और फाई का जो वेरिएशन होगा 0 से लेके 2 पाई तक होगा, तो पूरा डिस्क होगा, है ना। तो हमें जो है यू कैन सी दैट अगेन हम ये जो यहां से यहां तक है उसको r1 वेक्टर लेंगे यहां से ऐसा, तो दिस इज r1 वेक्टर, ये जो पॉइंट है ये r1 वेक्टर ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है, r1 वेक्टर। ये जो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे जो बना हुआ है सरफेस, तो ये r1 वेक्टर है हमारा ऐसा, और यहां से हम इस पॉइंट पे चाहिए दिस इज r2 वेक्टर है, और यहां से फिर यहां तक हमको जो चाहिए वो r12 वेक्टर है ऐसा। सो दैट इज अगेन जो है ना r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू r2 स्मॉल वेक्टर ऐसा लिखते हैं। सो r12 वेक्टर अगेन वो सेम आएगा, r2 वेक्टर है हमारा अब यहाँ पे दैट इज z है ऐसा, ठीक है, दैट इज माइनस r1 वेक्टर है दैट इज रो a रो ऐसा। तो ये अगेन r12 वेक्टर आ जाएगा, और r12 की जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज z² प्लस रो स्क्वायर ऐसा। You will write like this. So r12 is equal to z² plus rho square. यार, तो अगेन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे dq रखा है, उसके कारण यहाँ पे फील्ड कितना है, ठीक है। तो हम अगेन कैलकुलेट करने जा रहे हैं dE वहां पे 8.2 dE at dE due to dq, ठीक है। तो वही सेम फार्मूला वही रहेगा, dE वेक्टर दैट इज इक्वल टू dq r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r12 क्यूब। अगेन हम सेम वही चीज को लगाएंगे, उधर ये करता है। सो dE वेक्टर इज इक्वल टू, dq क्या लिखोगे आप यहाँ पे, रो s ds लिखोगे, रो s ds है ना। आपको बताया था मैं, जब कभी भी हमको सीट दिया रहेगा, सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा, सो हम कैसे लिखते हैं, dq = ρs ds लिखते हैं, ठीक है।
dq is equal to rho s ds, dq is equal to rho s ds, because rho s is charge per unit area, rho s करेंगे तो dq by ds charge per unit area, so rho s ds आ जाएगा r12 वेक्टर, it is nothing but again z a z minus rho a rho ऐसा divided by 4 pi epsilon naught, and what is r12? r12 is z square plus rho square अंडर रूट है, इसका क्यूब है तो 3/2 ऐसे आप लिखेंगे इसको, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो होता है हमें जो रो कंपोनेंट है वो नहीं मिलता, अगेन रो कंपोनेंट वैल्यूज, रो कंपोनेंट हमेशा वैल्यूज होगा, कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप लेंगे तो एक इधर ऐसे जाएगा, उसका रो कंपोनेंट इधर आएगा, इसके कारण इधर ऐसे आएगा, तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, जैसे ये है और ये पॉइंट है ना, डायमेट्रिकली अपोजिट, ये इधर रहेगा तो ये इधर रहेगा, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मतलब रेडियल रो पार्ट कैंसिल होगा। तो प्लेन टुवर्ड्स प्लेन, डिस्क भी ऐसे रखा हुआ है, जैसे ये डिस्क रखा हुआ है, तो टुवर्ड्स फिंगर इधर ऐसे प्लेन में नहीं मिलता, मुझे जो भी मिलेगा उसके परपेंडिकुलर में मिलता है, जेड कंपोनेंट ही मिलता है ना। तो रो कंपोनेंट है अगेन यहाँ पे हम जीरो कर देंगे, ठीक है। तो रो कंपोनेंट है जब आप जीरो कर देंगे तो यू विल नॉट हैव दिस कंपोनेंट, तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बचेगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ds की वैल्यू आपको रखना है यहाँ पे, ds की वैल्यू, सो d अब क्या करेंगे, इसको हमको पूरा ड्यू टू होल चाहिए है ना, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ड्यू टू होल डिस्क, ड्यू टू होल डिस्क जब आप चाहिए तो क्या लिखेंगे, e वेक्टर दैट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये डबल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रो एस ds है, तो ये आ गया हमारा डबल इंटीग्रेशन रो एस ds की वैल्यू क्या होगी वो मैं लिख देता हूं, दैट इज रो d रो d phi, so this is रो d रो d phi, this is the value of ds, differential surface area, and this is z az divided by 4 pi epsilon naught z square plus rho square 3/2, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां तक पहुंच गए। नाउ इसको जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये पहले पाई के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो यहाँ पे रो जो रहेगा 0 से a, रो जो है ये जो है एरिया जो है यहाँ पे रो 0 है, वहां से पूरा a तक, यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम ट्रेस करेंगे, तो ये रो जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो इस तरह से एक एरिया ऐसे ट्रेस होगा। इसको जब हम ऐसे पूरा रोटेट कर देंगे, ये वाला जो पार्ट ऐसे जो जनरेट हुआ है सर, तो ये फाई यहाँ से पूरा यहाँ तक, मतलब ये जो एरिया है उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा, ये आ जाएगा आपके पास e वेक्टर दैट इज इक्वल टू रो वेरीज फ्रॉम 0 टू a, रो वेरीज फ्रॉम 0 टू a, आप यहाँ पे रो s रो b रो z a z डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught z square plus rho square 3/2, phi के रेस्पेक्ट में करेंगे तो phi आएगा, लिमिट रखेंगे 0 से 2 pi, तो यहाँ पे सिंपली 2 pi मिलेगा, तो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ 2 pi, ठीक है। तो ये 2 pi और यहाँ का 4 pi ये कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपली 2 epsilon naught ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो जो काम जो इंटीग्रेशन में नोड नहीं है वेरिएबल मैं बाहर कर देता हूं पूरा, सो रो एस इसका जो डायरेक्शन रहेगा a z यूनिट वेक्टर मैं बाहर कर देता हूं, z भी लिख देता हूं यहाँ पे आ जाएगा रो एस, ठीक है नहीं रो d रो, और इधर नीचे में आ गया z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, ये आ गया 3/2, एंड हियर रो वेरीज फ्रॉम 0 से लेके आपका a एंड हियर डिवाइडेड बाय 2 epsilon, ये पूरा मैंने बाहर कर दिया। तो इसको हमको सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करिए, z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर यू कैन टेक कैपिटल x ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d 2 रो d रो x स्क्वायर, सॉरी z स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर कैपिटल x स्क्वायर, तो आ जाएगा आपका 2x ऐसा dx स्क्वायर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब रो d रो यू कैन सिंपली चेंज बाय x dx, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे कर रहा हूं, ये जो एक्सरसाइज है मैं यहीं या मिटा देता हूं, कोई प्रॉब्लम। सो यू विल हैव e वेक्टर
इज इक्वल टू, ये एग्जाम में आता है ना, करना है एग्जाम में आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट बोथ द केसेस। तो अभी फाइनाइट डिस्क का केस देख रहा है जहां पे ए मेरा ए फाइनाइट है, इनफाइनाइट होगा तो ए को टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लेंगे तो हमारा इनफाइनाइट डिस्क केस होता है। ठीक है, तो ये है, इसको सॉल्व करना है। तो रो डी रो इज x dx आ गया है ना, तो ये जो कॉमन था वो लिख देता हूं, a z रो s z डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। अभी इसको लिखता है मैं रो के रेस्पेक्टिव में वेरिएबल चेंज कर रहा हूं। सो x dx लिखा ऊपर और नीचे ये क्या हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर का 3/2, तो ये x क्यूब आ जाएगा ऐसा। ठीक है, x क्यूब यू कैन सी, सो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर आ जाएगा ऐसा। तो 1/x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो E वेक्टर इज इक्वल टू az रो s z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिंपली x टू द पावर -2 हो गया। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, सो इट्स वैल्यू विल बी -1/x ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। लिमिट है वो बाद में रखते हैं। सो जो है रो की लिमिट है 0 से a। ठीक है, x की वैल्यू रख देंगे वापस। सो a z रो s z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये -1 माइनस को मैं इधर ले गया एंड दैट इज 1/x। तो ये x जो है मेरा क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू रूट ऑफ z रो स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ऐसा। तो ये आ गया रो स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट, और मेरा रो जो लिमिट है 0 से लेके a, यहां पे मैं पुट करता हूं लास्ट में। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया है, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, सो इस तरह से आप इस अब लिमिट को रख दीजिए। सो E वेक्टर इज इक्वल टू az रो s z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 एंड az रो s रो z अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा रो है 0 करोगे, ठीक है, रो 0 करोगे तो ये आ जाएगा 1/z, 1/z माइनस, है ना, और इधर करोगे, यहां पे करोगे तो कितना आएगा, 0 से लेके a 1/z आएगा, और फिर रो इज इक्वल टू a करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 अपॉन क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर प्लस z स्क्वायर a स्क्वायर ऐसे आएगा, a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट ऐसा ये आ गया। ठीक है, सो यू विल हैव दिस एक्सप्रेशन ठीक है। तो यहां पर एक शायद प्लस साइन का यहां पर माइनस साइन यहां पर आएगा शायद एक। सो a z रो s अपॉन z 2 एप्सिलॉन नॉट z a z माइनस रो a रो, ये तो ठीक है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर ये z वेक्टर। एक 1 मिनट, यहां पर थोड़ा सा एक माइनस का साइन का प्रॉब्लम हो रहा है सर। वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो आप उल्टा किए थे, उसमें माइनस साइन। हाँ, वो एक माइनस है, वो थोड़ा सा एक साइन है, वो माइनस आएगा वहां पर। तो ये लिखा था मैं, एक मिनट,
ठीक है, ये वाला काम मैं जीरो कर दिया था। ठीक है, सो ई वेक्टर ये आया था मेरा जीरो से रो इज जीरो से एक यानी रो एस रो डी रो जेड ए जेड डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आ गया था 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये था, ये ठीक है, करेक्ट है। यहां तक ठीक पहुंचे थे ना। रो पार्ट मैंने जीरो कर दिया था। नाउ हियर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आएगा ना, यहाँ पे रो रहेगा, ये तो रो है, रो स्क्वायर। ठीक है, तो जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर रखा था, सो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ गया था रो डी रो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स ऐसा। ठीक है, सो ई वेक्टर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हमने जो था ए जेड रो एस जो था, फिर जेड रो डी रो जहां तक पहुंच गए रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2। तो ये था हमारा रो वेरीज फ्रॉम जीरो से लेके ए, जीरो से लेके ए। तो वो लिमिट मैं पहले रख दिया था, मुझे लिमिट ए का पहले रखना था, मैंने जीरो वाला लिमिट रख दिया था। ठीक है, वहां पे मिस्टेक हुआ था। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया। तो ये जो यहाँ पे हमने फिर इसको फर्दर सॉल्व करके यहाँ तक पहुंच गए थे। तो दिस क्वांटिटी यू गॉट ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए जेड रो एस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो क्वांटिटी था मैंने इसको रखा था यहाँ पर रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो रो डी रो इज इक्वल टू एक्स डी एक्स आएगा। ठीक है, तो ये मुझे मिला था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया था ई वेक्टर इज इक्वल टू ए जेड रो एस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा माइनस 1/x आया था। लिमिट रखूंगा आपका रो जो है जीरो से लेके ए ऐसा, जीरो से लेके ए तक। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए जेड रो एस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस लिखा है यहाँ पे, माइनस को पहले इधर ले आया, तो x इज इक्वल टू ये आ गया मेरा 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर। ठीक है, लिमिट रहेगा मेरा दैट इज व्हाट जीरो से लेके ए तक, है ना। तो मैं जीरो पहले लिख दिया था, ए वाला पहले रहेगा। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए जेड रो एस जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हियर यू गॉट आंसर। तो ये जो है आप पुट कर दीजिए, अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट में तो ये आ जाएगा आपके पास 1/जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आ गया। एंड दिस इज ए पहले रखूंगा इसको रो इज ए, मैं पहले यहाँ पे जीरो वाला रख दिया इसलिए मिस्टेक हो रहा। सो दैट इज 1 अपॉन ये आ जाएगा, रो की जीरो रखोगे तो ये जेड आ जाएगा। तो नाउ वी गॉट आंसर। So this is the way to calculate the I के आंसर। तो इसको जो है माइनस अंदर ले जाते हैं। So E वेक्टर is equal to ये आ जाएगा आपके पास रो एस आ गया, गिवन रहेगा जेड को रहने देता हूं मैं यहीं पे, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस वाला टर्म पहले लिख रहा हूं। So you will have this quantity जेड अपॉन जेड, तो ये आ जाएगा 1 ऐसा 1, और ये माइनस करके आएगा। सो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आंसर हो गया, एंड दैट इज टुवर्ड्स व्हाट जेड डायरेक्शन। तो ये पूरा दो टर्म रहेंगे कब, जब ये फाइनाइट है। सो दिस इज द फाइनाइट केस, फाइनाइट डिस्क।
So this is the finite disk case. तो ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल आया फाइनाइट केस में तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो यू हैव टू सॉल्व इन दिस फैशन। ठीक है, अब आती है बात ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। सो नाउ ये फाइनाइट डिस्क हुआ। सो ये जो डिस्क है उस रेडियस इज a, जिसका रेडियस a है और जिसमें ρs कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एट ए सर्टेन हाइट ऑफ z। इसको आप h करके भी लिख सकते हो एट ए z, या तो हम अभी z पे लिखे हैं। z h आप चाहे तो यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ इनफाइनाइट डिस्क। नाउ इनफाइनाइट डिस्क, सॉरी फाइनाइट डिस्क केस में हुआ, नाउ इनफाइनाइट डिस्क। इनफाइनाइट डिस्क मतलब a that is radius is infinite। ये जो है if a is tending towards infinite, a जो है इसका रेडियस अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं मतलब एक लार्ज सरफेस लेगा इनफाइनाइट सरफेस, तो a को यहां पे टेंडिंग टुवर्ड्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है वो जीरो की तरफ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना। तो अल्टीमेटली E जो है हमें जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू सिंपली rho s अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिंपली इसका डायरेक्शन है a पे, अगर xy प्लेन में रखा है। ठीक है, याद रखना है, गेट वगैरह में भी इससे बनता है क्वेश्चन। गेट एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, वो पर्टिकुलर कहीं पे रखा रहता है ना, तो उसके लिए कितना होगा, तो rho s अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करिए, तो याद रखिए अगर ऐसे रखा हुआ है ना, तो ऊपर या नीचे अगर मेरा ये डिस्क है ऐसा है ना, ये z डायरेक्शन है, मेरा कोई पॉइंट यहाँ पे निकालना है तो ये az डायरेक्शन में रहेगा। अगर यही पॉइंट अगर मैं इधर लेता हूँ तो सेम फार्मूला हो जाएगा E is equal to minus rho s upon 2 epsilon naught az ऐसा नीचे की तरफ, क्योंकि अब मुझे इधर मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा पॉइंट किधर है आपका, उस प्लेन के फ्रंट में है कि बैक में है। ठीक है, फील्ड है दोनों साइड मिलेंगे हमको, लेकिन जिधर चाहिए उस डायरेक्शन में हम लिखेंगे। जैसे z डायरेक्शन है ऊपर यहाँ पर है, सपोज z is equal to 2 पे चाहिए है ना, तो ये rho s upon 2 epsilon naught az मिलेगा। अगर मैं बोलूं z is equal to -2 पे चाहिए तो माइनस rho s upon 2 epsilon naught az मिलेगा ऐसा। तो इसको ध्यान रखना है। तो तीनों का केस हमने निकाल लिया नाउ, जो पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और इनफाइनाइट चार्ज। तो इस तरह से हमने तीनों स्टैंडर्ड केस है वो देख लिया। याद रखिएगा E is equal to rho s upon 2 epsilon naught az होता है, याद रखना है। इनफाइनाइट केस गेट में और फाइनाइट केस हो तो rho s upon 2 epsilon naught 1 minus 1 upon z square plus a square az करके लिया है। ठीक है, सो यू रिमेंबर दिस। सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक न्यूमेरिकल है फटाफट हम लोग करते हैं, जिसमें पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज तीनों रखा हुआ है। ये एग्जाम में आ चुका है CSV2 में भी। तो जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू होगी। ठीक है, तो याद रखिए आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आ गया E is equal to पॉइंट चार्ज के लिए Q upon 4 pi epsilon naught r12 q r12 वेक्टर। सेकंड लाइन चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज ELC rho a upon 2 pi epsilon naught r12 वेक्टर r12 square। and third sheet of charge, sheet charge, so this is rho s upon 2 epsilon naught az, या इसको आप बोल सकते हो AN यूनिट नॉर्मल टू सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। एक है क्वेश्चन है अपन करते हैं, ये CSV2 में आ चुका है पहले, 2017 में आ चुका है एग्जाम, ये रिपीट भी होता है। ये 2017 में आ चुका है पहले भी, 2017 CSV2 में क्या कहता है, फाइंड E इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पर, एट पॉइंट P, उस कोऑर्डिनेट इज 1 5 and 2, x is 1, y is 5, z is 2। इन फ्री स्पेस पे निकालना है। अब पॉइंट चार्ज Q is equal to 6
microcoulomb, a point charge q is equal to 6 microcoulomb is located at point q whose coordinate is 0 0 1, and जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 1 है 6 माइक्रोकूलम वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज 180 नैनोकूलम पर मीटर lies along the x-axis, बोला है, along x-axis, ठीक है, lies along x-axis. Then a uniform sheet of charge rho s is equal to 25 nanocoulomb per meter square. 25 nanocoulomb per meter square lies in plane z is equal to -1, यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसा होगा, ठीक है। तब जो है इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, E is equal to निकालना है 8.15 ठीक है। तीन अलग-अलग चार्जेस हैं, Q कहां आता है 8.001, तो इसको यहां पे ग्राफ डायग्राम बना देता हूं इस तरह से। देखिएगा, तो ये होना है एक 6 माइक्रोकूलम कहां पर है, कोई बाइट है 001 बोले तो कहां पर है, x एक्सिस पे है ना। तो ये जो q पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज रखा है उसको कोऑर्डिनेट 001 ऐसा यहां पर है ना, x सॉरी 001 मतलब z एक्सिस यहां पे रखा हुआ है, यहां पर, ठीक है। तो 001 पे ये पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है एक। फिर रॉयल लाइज अलोंग द x एक्सिस, इस x एक्सिस में पूरा यहां से ये रॉयल रखा है, माइनस इनफाइनाइट से पूरा इनफाइनाइट तक है ये रॉयल, इट इज लाइंग टुवर्ड दिस, ये सेकंड हो गया। एंड थर्ड z इक्वल टू -1, मतलब यहां पे नीचे आएंगे z इक्वल टू -1 पे एक इनफाइनाइट शीट रखा हुआ है z इक्वल टू -1 पे। तो इसको जो है इस तरह से आप शो कर सकते हैं कि इनफाइनाइट शीट ऐसा, ये ऊपर में है ना लाइन चार्ज ऐसा, और ये z इक्वल टू -1 पे एक शीट रखा हुआ है नीचे, z इक्वल टू -1 पे एक शीट रखा हुआ है। तो एक पॉइंट P152, P मेरा मतलब यहां कहीं है 152, उस पे निकालना है आपको। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जहां पे निकालना है आपको। फर्स्ट पॉइंट, ये जो फर्स्ट पॉइंट है Q पॉइंट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट पे आप बोल सकते हो आपका जो है पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड है ये, इसको बोल सकते हो ये जो सेकंड है वो रॉयल है, और थर्ड है एक शीट ऑफ चार्ज ऐसे यहां पे इनफाइनाइट एक्सटेंट का रखा हुआ है z इक्वल टू -1 पे ऐसा। तो आप निकालते हैं कि 1 बाय 1 इसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया ऐसा। तो आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा 8.p विल बी द समेशन ऑफ, मैं कैसे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड 8.p विल बी ड्यू टू पॉइंट चार्ज पहला, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज के कारण, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसको, 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं, मैं डायग्राम को मिटा देता हूं। 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले पॉइंट चार्ज में आते हैं, पॉइंट चार्ज में आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट फॉर्मूला q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 पे रखा है, फर्स्ट पॉइंट q पे रखा है बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। तो r1p पे निकालना है, r1p वेक्टर, और ये r1p का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है जहां पे चार्ज q रखा हुआ है, क्या है वो, दिस इज 0 0 1, और p पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 1 5 and 2, ठीक है, 1 5 and 2। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, r1p वेक्टर चाहिए, तो निकाल सकते हैं इजीली 1 - 0, सो ये x आ जाएगा, प्लस 5 - 0 तो ये आ जाएगा 5ay, और फिर 2 - 1, सो ये आ जाएगा सिंपली आपका az ऐसा। तो ये r1p वेक्टर आ गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √1 + 5² 25 + 1, सो दैट इज r1p आ जाएगा आपका √27। इसको यहां पे पुट कर दीजिएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू किसके लिए, पाइन चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पाइन चार्ज यू विल हैव, Q की वैल्यू जो भी दिया है, तो 6 माइक्रोकूलम है, तो यू राइट हियर 6 into 10 to the power minus 6, 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। r1p वेक्टर पूरा ये लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी लिखा अपन है, ax plus 5 ay plus aj ऐसा, डिवाइडेड बाय r1p, तो ये 27 to the power 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो पाइन चार्ज के कारण, मैं लिख दे रहा हूँ, बुक है मेरे पास, इसका आंसर दिया है। So this value you will have ये आएगा समथिंग 384.376 ax plus 1921.88 ay, then plus 384.376 aj ऐसा वोल्ट पर मीटर। सो दिस विल बी ड्यू टू पाइन चार्ज। ठीक है, ये हो गया, अपन ने पाइन चार्ज के लिए कर लिया। सो दिस विल बी ड्यू टू पाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज के लिए देखते हैं, लाइन चार्ज का केस। तो इस तरह से 1 by 1 हमको कैलकुलेट करना है। नाउ लाइन चार्ज देखते हैं। ठीक है, लाइन चार्ज में क्या है, पॉइंट P है, ये यहाँ कहीं टुवर्ड्स x एक्सिस है, ये ऐसा है ना, यहाँ पे निकालना है P इज व्हाट 1 5 and 2 इंटायरली z एक्सिस पे रखा हो रहा है, तो ये यहाँ से एक पॉइंट हम करेंगे, फर्स्ट पॉइंट निकालेंगे, फिर अगेन यहाँ पर, तो क्या होगा ये, व्हाट विल बी दिस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट विल बी दिस फर्स्ट पॉइंट नाउ, क्या होगा ये P सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, ये x एक्सिस है, x एक्सिस में क्या लिखते हो आप, x 0 0 उसका कोऑर्डिनेट होता है ना x एक्सिस पे, लेकिन ये क्या है मेरा, दिस इज व्हाट, x मेरा पॉइंट P का 1 है, तो इसको क्या लिखोगे, दैट इज 1। तो यहाँ पे फिर हमको निकाल लेना है r1p वेक्टर ऐसा। तो ये जो मेरा फॉर्मूला है E लाइन चार्ज के कारण, दैट इज इक्वल टू rho l अपॉन 2 pi epsilon naught r1 इस डायग्राम के लिए। नाउ r1p का स्क्वायर r1p वेक्टर इस तरह से। ठीक है, सो व्हाट विल बी r1p वेक्टर, सो r1p वेक्टर इज इक्वल टू, इससे इससे घटाएंगे, सो 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, सो यह आ जाएगा आपका 5 ay plus 2 aj, and r1p that will be equal to 25 plus 4 under root, so under root 29 ये आपका r1p आ रहा है। तो यहाँ पे रख दीजिए, सो elc वेक्टर इज इक्वल टू, इसको 2 into rho l की वैल्यू रख दीजिए, सो 180 into 10 to the power minus 9, और इसको यहाँ 2 किया तो 4 pi कर दिया, तो 9 into 10 to the power 9 इसको लिखा मैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर मैं इसकी वैल्यू रख दिया 5ay plus 2aj डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू रख चुका हूँ r1p का स्क्वायर, सो दैट इज 29। तो ये आ जाएगा लाइन चार्ज के कारण, मेरे पास जो लाइन चार्ज के कारण आएगा, बस तो लिख देता हूँ यहाँ पे, सो लाइन चार्ज तो ये वैल्यू है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सो यू विल हैव 557.86 ay प्लस 223.14 aj, कितना है इस तरह से। ठीक है, सो यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 8.3 ड्यू टू लाइन चार्ज, दैट इज लाइन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट केस। लास्ट केस में क्या है, ये अगेन एक रफ डायग्राम बना लेते हैं।
ये z इज इक्वल टू -1 पे है ना, एक इनफाइनाइट शीट है ऐसा, z इज इक्वल टू -1 पे एक इनफाइनाइट शीट है ऐसा, पूरा इस पे रो s है, रो s, सो z इज इक्वल टू -1 पे रो s, तो ये मेरा पॉइंट क्या है, ऊपर है, इधर कहां पर है, दैट इज यू कैन सी 1 5 and 2, मतलब इसके कारण फील्ड किधर रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ है ना, इधर az डायरेक्शन, तो ये मेरा आ जाएगा E surface charge is equal to rho s, डिस्टेंस मतलब नहीं होता है 2 एप्सिलॉन नॉट a ऐसा, तो आप वैल्यू रख दीजिए, ये वाली वैल्यू rho s रख दीजिए, वैल्यू rho s जो दिया है हमारा और दैट इज 25, सो 25 नैनोकूलम 10 to the power -9 az डिवाइडेड बाय 2, 8.85 into 10 to the power -12, तो ये जो es वैल्यू है सरफेस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा आ जाएगा, दैट इज 1411.791 एज ऐसा, ये ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए, सो व्हेन यू ऐड ऑल दिस थ्री यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल दिस थ्री, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज का जो समेशन है, जो फील्ड आएगा दैट विल बी इक्वल टू, so that will be equal to, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, so इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो है कहाँ पे 1 5 and 2 पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P 1 5 2 पे जो वैल्यूज आएगी मैं लिख दे रहा हूँ, ये रिपीट होता है 384.376 AX प्लस 2479 प्लस 74 AY प्लस 2019.311 AZ volt per meter. So this will be the answer. ये आंसर है, तो तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को 1 by 1 अप्लाई करना है, पॉइंट चार्ज के लिए जो है Q/4πε0 करके R1 2 का स्क्वायर वाला जो रहता है फॉर्मूला वो उससे, फिर उसका ρL/2πε0 रो वाला जो फॉर्मूला उससे, और ये आपका ρS/2ε जो फॉर्मूला था ये दिया है फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, तो ये इस तरह से तीनों को कॉम्बिनेशन में आता है, याद रखिएगा, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है इसलिए मार्क्स कट जाते हैं, ये बार बार आता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, अदरवाइज दिस इज द टाइम फॉर अटेंडेंस।